यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे में अभी हम लोग एक ऐसे को लेकर बातें कर रहे हैं। ऐसे को लिखने की जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारे मैंने आपको शुरू के क्लासेस में प्रोवाइड कर दिए थे, और फिर मैंने आपसे कहा था कि अब हम प्रैक्टिकली यूपीएससी ने जो पिछले अपने कुछ सालों में ऐसे इसको पूछ रखे हैं, उन्हें लेकर देखने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे एक ऐसा ऐसे लिख सकते हैं जिसमें वो बातें आ सकें, वो फ्लो आ सके, वो रिदम आ सके, वो ज़रूरी चीज़ें आ सकें, जिससे कि आप ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है अगर मेंस एग्ज़ामिनेशन की बातें करें तो। प्लस ऐसे में जो है आप बाकियों के मुकाबले जो है एक इसका मार्किंग पैटर्न भी थोड़ा अधिक है। इसमें आप हाईएस्ट 180 तक स्कोर कर सकते हैं, जो दूसरे पेपर्स में नहीं मिलती। फ्रेंड्स, तो इस ऐसे में जो हमने ऐसे चुना था, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, इसमें काफ़ी बातें कर चुके हैं। पहले हमने रफ़ किया उसका कि रफ़ वर्क आप कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हमारी स्टार्टिंग, फिर उसका इंट्रोडक्शन, फिर सरफेस मीनिंग पर हमने बातें की। अब फाइनली हम डायमेंशंस पर बातें कर रहे हैं कि ये जो ऐसे है लिखा हुआ कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, कि एक नेशन का जो डेस्टिनी है, गंतव्य है, फ्यूचर है, वो क्लासरूम्स में ही शेप किया जा सकता है। इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, वो हम डायमेंशन से प्रूफ कर रहे हैं। कुछ डायमेंशंस पर हम बातें कर चुके हैं, अब हम अगले डायमेंशन पर बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखें कि आपको नेक्स्ट डायमेंशन पर अब कैसे लिखना चाहिए। अब बात करेंगे इकोनॉमिकली, कि इकोनॉमिकली कैसे एक नेशन का डेस्टिनी क्लासरूम में शेप किया जा सकता है। अलग अलग डायमेंशन से आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत सारे डायमेंशंस लिखाए थे, लेकिन अलग अलग ऐसे में अलग अलग डायमेंशंस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमने 5 डायमेंशंस लिए थे। आपको याद होगा कि हम सब्जेक्टिव वाइज चलेंगे, क्योंकि अगर नेशन का डेस्टिनी शेप करना है, वो डिपेंड करेगा कि ऐसे कैसा है। जैसे ये ऐसे क्या है कि एक नेशन का डेस्टिनी क्लासरूम में शेप होता है। तो अगर नेशन का डेस्टिनी शेप करना है तो नेशन में जो जो चीज़ें आती हैं उसका डेस्टिनी शेप करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा हिस्ट्री है, हमारा इकोनॉमिक्स है, हमारा पॉलिटी है, हमारा एनवायरनमेंट है, ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमने ये डायमेंशंस चुना है। अब चलिए अगले डायमेंशन पर चलते हैं, इकोनॉमिकली। देखें कि ये प्रूफ हो पाता है या नहीं। देखिए, जो भी आपको लिखना है वो अपने टॉपिक को ध्यान में ही रखकर लिखिएगा। स्टूडेंट्स अक्सर भटक जाते हैं, पूछा कुछ गया है, वो लिखते लिखते फ्लो में कहीं और निकल जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो टॉपिक क्या है। बाद में उन्हें याद आता है तो अंत में वो कुछ ऐसा जोड़ देते हैं जिससे लगे कि हाँ उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। जो आपने पूरा लिखा है वो उससे जुड़ा हुआ नहीं होता। तो आपको एग्जामिनर को आप बीट नहीं कर सकते, वो उसका काम ही यही है, वो उसमें एक्सपर्ट हैं। वो भांप जाएंगे कि आप उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं। इट इज सेड दैट poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere। अब देखिए, इकोनॉमिकली सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन क्या हो सकता है। कि अगर एक नेशन अपना डेस्टिनी शेप करना चाहेगा इकोनॉमिकली, तो वो क्या चाहेगा, उसका अर्थ, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी हो, उसका इकोनॉमी कैसा हो। तो ये चीज़ें उसमें आनी चाहिए कि गरीबी ना के बराबर हो, गरीब बहुत कम हो, गरीबी ना हो। उसके बाद जो है, जो उसको कमज़ोर करने वाले फैक्टर्स हैं, करप्शन हैं, ये सब चीज़ें ना हों। और लोग जो हैं उनमें ऐसी क्षमताएं हों, ऐसी स्किल्स हों कि वो अच्छे से इकोनॉमी को चला सकें, और हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप करता रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनी रहे।
ऐसा ही एक नेशन अपना डेस्टिनी शेप करना चाहेगा इकोनॉमिकली। अब इन चीज़ों को आपको रिफ्लेक्ट करना है ऐसे के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि इसमें वो रिफ्लेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, और साथ में ये प्रूफ करना है कि ये चीज़ें जो हैं वो क्लासरूम्स में ही मिल सकती हैं, वहीं से आ सकती हैं। इट इज सेड दैट पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। क्या कह रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर कहीं पे भी गरीबी है तो वो समृद्धि चाहे हर जगह हो उसके लिए खतरा है। कहने का मतलब कि मान लीजिए ये भारत है, अगर यहाँ पर गरीबी है और पूरे में समृद्धि है, पूरे में समृद्धि है बाकी जगह पर, तो ये जो गरीबी है इस जगह की, ये इस पूरे समृद्धि को भी ठीक से रहने नहीं देगी, उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। कहते नहीं है एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी तरीके से हो सकता है। अब देखिए, लेकिन ऑल्सो वैल्यूएबल एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन is considered as the greatest tool which can help mitigate and even eliminate this curse of poverty from every corner of a nation. एक तरफ हमने कहा कि पॉवर्टी कहीं पे भी होगी तो समृद्धि पे खतरा है हर जगह। दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि अगर वैल्यूएबल और क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल जाए, वैल्यूएबल और क्वालिटेटिव एजुकेशन को क्या माना जाता है? माना जाता है ये ग्रेटेस्ट टूल है, सबसे बड़ा औजार है जो कम करने में और हटाने में मदद कर सकता है। किसको? पॉवर्टी को। एक तरफ पॉवर्टी को हम खतरा बता रहे हैं, दूसरी तरफ एजुकेशन को क्या माना जाता है? एजुकेशन को माना जाता है कि इससे इसको हटाया जा सकता है। तो देखिए ये हमने बैकग्राउंड शेप कर दिया। आपको क्या लग रहा है ये उससे मिल नहीं रहा है? बैकग्राउंड शेप हो रहा है ना। अब हम मेन बात पर आएंगे फिर। क्लासरूम्स हेल्प प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ एजुकेशन। अब जो एजुकेशन गरीबी को हटाने के लिए वो चाहिए, वो क्लासरूम में मिलेगा हमें, ये वैल्यूएबल और क्वालिटेटिव एजुकेशन विच नॉट ओनली मेक ह्यूमंस ऑफ अ नेशन नॉलेजेबल, जो एक नेशन के लोगों को सिर्फ ज्ञानी नहीं बनाएगा बल्कि नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल, thus making them human capitals और assets। फिर सिर्फ ज्ञानी और गुणी नहीं बनाएगा, उनको साथ साथ एक ह्यूमन कैपिटल और एसेट बनाएगा कि वो अपने आप में स्किल्ड हों, वो एक नेशन की संपत्ति बन सके, आवारा जैसा ना रहें, ऐसा बना देगा। बट ऑल्सो हेल्प इनकलकेट ऑल दोज एलिमेंट्स which can be utilized to hinder obstructions in the path of economic development of a nation like corruption and red tapeism। और वो सारे एलिमेंट जो ज़रूरी होते हैं एक नेशन को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिकली, वो सारे के सारे गुण लोगों में डालेगा जिनका इस्तेमाल किया जा सकेगा उन सारी बाधाओं को हटाने के लिए जो एक नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में आ सकते हैं, जैसा कि करप्शन और रेड टेपिज्म, मतलब सही समय पर काम ना होना, जितने समय में होना चाहिए उससे ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो देखिए, एक तरफ हम बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि उसका समाधान किससे हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम बता रहे हैं कि क्लासरूम उसकी मदद कैसे करेगा, उस चीज़ को लाने में कैसे मदद करेगा, और फिर जाके डेस्टिनी ऑफ अ नेशन कैसे सेव हो जाएगा। तो क्लासरूम जो है कैसे डेस्टिनी को सेव करता है, ये इससे प्रूफ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? तो इस तरीके से जो है आपको सोच समझकर कि जो भी डायमेंशन आप चुन रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि इसमें पैसेज का जो टॉपिक है उस हिसाब से मुझे क्या करना है, और फिर उसको एक स्मूथ फ्लो में स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें लिखते रहें। तो इस तरीके से जो है आपको लिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गांधी जी कहते हैं कि बिजनेस विदाउट एथिक्स इज अ सिन, कि अगर बिजनेस में एथिक्स ना हो तो वो एक पाप है। ठीक है, तो क्लासरूम्स क्या सिखा सकता है कि
क्लासरूम एथिक्स सिखा सकता है लोगों को, जिससे कि जब वो आगे जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेंगे, बिज़नेस करेंगे, तो उसमें एथिक्स को डालने की कोशिश करेंगे, तो बिज़नेस विथ एथिक्स आ जाएगा, इकोनॉमिक्स विथ एथिक्स आ जाएगा और कोई भी नेशन जो है, अपना इकोनॉमी जब डेस्टिनी उसका सोचना चाहेगा, तो उसमें यही चाहेगा कि मेरे मेरे यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हों, उसमें एथिक्स हो, गरीबों को लूटा ना जाए, समानता थोड़ी-सी रहे। अगर कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, तो वो इस तरीके से कि जो बाकी लोग भी हैं, उनकी भी मदद कर रहा है ऊपर उठने में। तो अलग-अलग चीज़ों का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए उतनी चीज़ें मैंने आप सोचेंगे फिर मैंने वो चीज़ें भी क्यों नहीं ली? शब्दों की एक सीमा है। तो आप शब्द सीमा में जितना बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं, मेन में आपको बात करना है। वो मैंने जो बात की वो दूसरे शब्दों में थी। इसको हटाकर उसको डाल सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको लिखना होगा कि एक रिदम क्रिएट हो सके। एक ऐसा कि आप एक बहुत प्यारा अच्छी स्टोरी वाली मूवी देख रहे हैं। एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट करके रखना है अपने ऐसे के ऊपर कि उसको पढ़ने में मज़ा आए। फिर मार्क्स देखिए कैसे छूटते हैं उसके पेन से। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।